यह है कि आज की पहली दूसरी और आखिरी क्लास है जिसमें हम वर्क एट हाइट के अगले 4 यूनिट्स को कवर करेंगे। कल हमने जो पहले 4 यूनिट्स कवर किए थे वो थे अंडरस्टैंडिंग द वर्क एट हाइट, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर हमने ये भी पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में रिस्क असेसमेंट एंड हैजर्ड कंट्रोल। फिर यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा था सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है इससे ऑनवर्ड यूनिट नंबर 5 तक जाए। यूनिट नंबर 5 से है कि करंट स्लाइड मतलब यूनिट नंबर 5 सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, सही से काम करना, सेहतमंद इन्वायरमेंट बनाने के लिए, काम का सेहतमंद सेहतबख्श प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहली चीज़ आ रही है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब कि कह रहे हैं कि सेफ वर्क एट हाइट बिगन्स विद मेटिकुलस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि अगर आप चाहते हैं कि सेफ वर्क हो वर्क हाइट पे तो वो शुरू होती है प्लानिंग से और प्रिपरेशन से। अब वो प्लानिंग क्या क्या, प्रिपरेशन क्या क्या है, उसमें रिस्क असेसमेंट आती है। पहली चीज़, जो आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिस्क असेसमेंट का पता हो। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि बार बार एक ही टॉपिक डिफरेंट शक्ल में ना सामने आएंगे। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा हाई लेवल पर जाकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से कि ये चीज़ें पहले हम रिस्क असेसमेंट क्या है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क असेसमेंट इसी को कहते हैं कि आपने हैजर्ड्स को पॉइंट करने के, खतरात क्या क्या हैं उस जगह पर, उसको रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो तो आपने प्लानिंग के तहत वहाँ पर रिस्क असेसमेंट करनी है। फिर मेथड स्टेटमेंट, ये क्या कहता है कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, पूरा एक परफॉर्मा तैयार करना है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या काम होंगे हमने जो करने हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। पहले दिन क्या क्या इक्विपमेंट यूज होगा, दूसरे तीसरे दिन, और पहले दिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे दिन किसकी ड्यूटी है, तीसरे दिन। तो ये सारी चीज़ें आपने मेथड स्टेटमेंट में, ठीक है, नोट डाउन करना है। फिर कॉम्पिटेंट पर्सन, कल भी बात की थी कि आपने उस वर्क एट हाइट के ऊपर किसी सुपरवाइजर, मैनेजर या टीम लीड के ऊपर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो उसका अहल हो उसको तैनात करना है, उसकी ड्यूटी लगानी है। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर को आपने इंश्योर कराना है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स इमरजेंसी तौर पर काम आएंगे। फिर वेदर कंडीशन को इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और वेदर कंडीशन, इन तमाम चीज़ों को प्लानिंग के तहत पहले दर्जे में जब इसको हम इसका जायज़ा लेंगे तो इससे हमें आगे का जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है फिर हम आसानी से काम ना बिना खौफ और डर हम काम कर पाएंगे। फिर सेफ एक्सेस एंड एग्रेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि सेफ एक्सेस एंड इग्रेस आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। मतलब सेफ एक्सेस एंड इग्रेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर आप हादसा से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपने सेफ एक्सेस देनी है। किन किन चीज़ों को, लैडर सेफ्टी, मतलब जो सीढ़ी आपने लगाई है, जो एक्सकवेटर या कुछ भी चीज़, स्कैफोल्ड है, जो भी, उसकी सेफ्टी आपने इंश्योर करानी है। सीढ़ी जो है आपको पता है उसके नीचे कुछ इतनी खास ग्रिपिंग नहीं होती, तो आपने उसको इंश्योर करानी है कि जो टास्क आप सीढ़ी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं टॉप से लेकर बॉटम तक सीढ़ी के, वो प्रॉपर जो है आपने जो उसकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कराना है, टॉप पे भी, दरमियान में भी और सबसे नीचे भी। अक्सर आपने देखा होगा हम जो जुगाड़ करते हैं नीचे से एक बंदा जो है ना उसको ऐसे पुश कर रहा होता है पाउंड से, जुगाड़ी तरीका, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेफ्टीज की इंश्योर करानी है। स्कैफोल्डिंग अगर आपने लगाई हुई है तो उसकी क्या क्या कि वो बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्टेड होनी चाहिए, अल्टर्ड अल्टर्ड मतलब कि बिल्कुल नई नकोर होनी चाहिए, सही ठीक ठाक होनी चाहिए, और डिसमेंटल्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, और उसको कौन जो है ना ऑपरेट कर रहा हो, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो है ना वो ऑपरेट कर रहा हो, और कंप्लाइंग विद रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स, और रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जाए। मतलब कि वहाँ पर अगर कहा हुआ है कि दो पाइप्स को आपस में जॉइंट को जोड़ना है तो उस जॉइंट को एक उनके क्लिपर्स मिलते हैं उनके थ्रू, और आप वहाँ पर रस्सियों के थ्रू उसको बांध दें तो ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, स्कैफोल्डिंग की सेफ्टी को भी बेहतर करना है। MEWP, ठीक है, अंडर गोइंग प्रॉपर ट्रेनिंग, हमने कल कहा था कि ये सारी चीज़ें मैनेजरियल
वर्क्स पोटेंशियल के ऊपर जो हमारी जो एक लॉ है उसकी सेफ्टी को बरकरार रखने, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फॉल प्रोटेक्शन को अगर कोई गिरता है तो नीचे आपने क्या क्या चीज़ें, फॉर्मिक सिस्टम या उसको कोई एंकर पॉइंट्स दिए हो, कोई रस्सी शस्सी दी हो, ठीक है, कोई इस तरह की फॉर्मिक चीज़ें टाइप वगैरह लगाई हो ताकि अगर वो गिरे भी तो उसकी प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो ये क्या था, सेफ एक्सेस एंड इग्रेस। और ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस में। पहले आपने प्लानिंग करनी है इन चीज़ों के थ्रू, फिर आपने सेफ एक्सेस देनी है तमाम चीज़ों को, ठीक है, और फिर आपने सेफ वर्किंग पोजिशनिंग। फिर यहाँ पर आता है 3, मेंटेनिंग अ स्टेबल पोजीशन व्हाइल वर्किंग एट हाइट इज एसेंशियल, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट आता है, मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद 2 हैंड्स एंड 1 फुट और 2 फीट एंड 1 हैंड ऑन अ स्टेबल सरफेस। अक्सर देखा होगा कि आपने 2 हैंड्स एंड 1 फीट के, आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें ऐसी पोजिशनिंग आपकी होनी चाहिए कि जिसमें आपके या तो हाथ मगन हो, पाँव ईजी हो, रिलैक्स हो। जिस पाँव मतलब इसे रिलैक्स होता है कि अपने आप को आप कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना जिसमें आपके दोनों पाँव भी मतलब बंधे होने चाहिए, जिससे आपने किसी चीज़ को दोनों पाँव से होल्ड किया हो, और दोनों हाथों से भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें उस पोजिशनिंग में आपका खतरा है कि आप गिर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब एक ना एक उस आपका जो है वो फ्री होना चाहिए जिससे आपने आपको होल्ड कर सकते हैं। फिर अवॉइड ओवर रीचिंग, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ बैलेंस बाय अवॉइडिंग एक्सेसिंग रीचिंग। मतलब कि ये नहीं कहा कि जहाँ तक आपका हाथ मुमकिन है पहुँचना वहाँ तक जाए, उससे ओवर रीचिंग आपने नहीं करनी, उससे भी गिर सकते हैं। लोड मैनेजमेंट मतलब कि अवॉइडिंग ओवर लोडिंग इक्विपमेंट और कैरिंग एक्सेसिव लोड्स। जितना लोड आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि चीज़ को ऊपर ले जाने में, उतना ही करें। अगर ओवरलोड करेंगे तो वो भी क्या है कि सेफ वर्क में नहीं आएगा। फिर डिस्ट्रैक्शन प्रिवेंशन मतलब मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस टू मेंटेन फोकस ऑन द टास्क। अगर एक जगह पर आप काम कर रहे हैं तो साथ आपके अगर कुछ इस तरह के डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स हैं, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है जो आपके काम में खलल पैदा कर रहे हैं, उसको कम से कम करें, मिनिमाइज करें, ठीक है। फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। के इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क आपकी होनी चाहिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वर्क एट हाइट के ऊपर। मतलब उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब हर बंदे के पास कोई ना कोई वायरलेस कम्युनिकेशन लाजमन होनी चाहिए, ताकि हर बंदा ऊंचाई पे है ना, हर बंदा एक दूसरे को नहीं सुन सकता। मतलब वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो चीख चीख कर एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे होते हैं मगर फिर भी नहीं सुन पा रहे होते, तो आपके पास क्लियर कम्युनिकेशन कोई सिस्टम होना चाहिए। रोल असाइनमेंट मतलब डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच मेंबर। जब आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें हर एक बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए ताकि वो उसी में मगन और खुश असलूबी से काम करें। और सुपरविजन होनी चाहिए उनके ऊपर, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए तमाम वर्क एट हाइट एक्टिविटीज़ की। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर, ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि इमरजेंसी प्लान में क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, आसान सा यूनिट नंबर 5 था, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वर्किंग प्रैक्टिस में। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन उसमें 4-5 पॉइंट्स, ठीक है। सेफ एक्सेस एंड इग्रेस इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। सेफ वर्किंग पोजिशनिंग उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। फिर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 3-4 पॉइंट्स आपने अच्छे से जो है ना, क्लियर कम्युनिकेशन, रोल असाइनमेंट, इनकी आप ज़रा जहन में बिठा लीजिएगा, ये कुछ हेडिंग्स हैं। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लिख सकते हैं अपने पास से, ठीक है, पेपर में। तो पेपर सारे का सारा हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज़्यादा होता है, तो इसलिए नीचे जाएं मगर होता सारा कॉन्सेप्चुअल ही है, क्योंकि वो आपको, आपने अगर हर एक लाइन पढ़ी हुई होगी ना तो आप सही से उसका आंसर के दे पाएंगे। वो अलग बात है कि अगर आप गूगल से, क्योंकि ओपन बुक भी होगा तो आप गूगल के वो आपको डायरेक्ट जवाब दे देंगे। यूनिट नंबर 6 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना और रिस्पॉन्स कैसे देना है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड प्रोटोकॉल्स। आपने वो तमाम उसूल और ज़वाबित, प्रोटोकॉल्स कहते हैं स्टैंडर्ड्स, और प्लान्स कहते हैं जो हिकमत अमली आपने बनाई है, वो एक रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तहत क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल। तो अ कम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान इज क्रूशियल फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद वर्क एट हाइट। की एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, वही बात कल जिस हमने बात की थी, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि आपको ख़तरे का इल्म हो कि क्या क्या ख़तरात यहाँ पर हैं। फॉल का ख़तरा है, इक्विपमेंट फेलियर का ख़तरा है, वेदर का ख़तरा है, मेडिकल इमरजेंसी का ख़तरा है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए प्लानिंग करनी है
तो उसी कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने और कुछ प्लानिंग करनी है। तो उसमें क्या क्या शामिल है? हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है जी। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो अभी रिसेंटली बात की है कि आपने वर्कर्स के बीच में एक चैनल क्रिएट करना है कि वर्कर्स ने कैसे एक दूसरे से या सुपरवाइजर से या इमरजेंसी अमले से राब्ते में रहना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तमाम को अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ है पर्सनल, एक लफ्ज़ होता है पर्सनल जो जिसका मतलब होता है ज़ाती। यहाँ पर लफ्ज़ है पर्सनल, डबल एन आर है। इसका मतलब होता है वो तमाम लोग उसमें शामिल हैं, मैनेजर से लेकर नीचे स्वीपर तक या आपका जो सिक्योरिटी गार्ड तक, जिसका अपना अपना एक रोल है उस कंपनी में, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल कहते हैं। फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट का आपके पास इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के पता होने चाहिए कि यार खुरूज के कौन कौन से रास्ते हैं, भागने के कौन कौन से रास्ते हैं। ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स हो गई, इवैक्यूएशन, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी प्रोसीजर, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, ये सारी की सारी रिस्पॉन्स प्लानिंग में आती है, ठीक है। फिर आती है रेस्क्यू स्किल्ड एंड फर्स्ट एड। रेस्क्यू स्किल्स एंड फर्स्ट एड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर कोई हादसात होते हैं तो उसके जो नताइज आपको भुगतने पड़ते हैं, तो मिसाल कोई हादसा हुआ उसमें ज़्यादा सारा खून बह रहा है कि इंसान का, तो आप चाहते हैं कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज़ करें, मतलब उसके खून की जो एक रवानी है, उसके जिस्म से जो खून इतना खारिज हो रहा है उसको कैसे आपने कम करना, क्योंकि इंसान जब खून निकलता है तो बंदा कमज़ोर ढीला पड़ जाता है, तो उसके लिए फिर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रेस्क्यू टेक्निक्स, मतलब ट्रेनिंग इन वेरियस रेस्क्यू टेक्निक, जिसमें लैडर रेस्क्यू, सस्पेंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन प्रोसीजर, फर्स्ट एड का इल्म हर एक के पास होना चाहिए, कैसे उस खून को रोका जा सके। कोई ख़ास कोई इसके ऊपर केमिकल, कोई पाउडर नुमा चीज़ें आपने अप्लाई करनी है ताकि वो खून का जो रवानी स्पीड है, क्वांटिटी, वो बंद हो जाए, कम हो जाए। तो फर्स्ट एड की जो बेसिक फर्स्ट एड जो है इंजर्ड पर्सनल को वो कैसे देनी है, कैसे मैनेजिंग शॉक, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग और ट्रीटिंग द पोटेंशियल हेड इंजरीज को कैसे आपने कंट्रोल करना, जब तक किसी उसको हॉस्पिटल तक नहीं जो है ना शिफ्ट कर दिया जाता, तब तक आपने किस तरह से उसको वो CPR और वो सारी फर्स्ट एड देनी है, ठीक है। और इक्विपमेंट नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रोफिशंसी होनी चाहिए उसमें, कि उस इक्विपमेंट को प्रोफेशनल अंदाज में, जो रस्सियाँ हैं, पुल्ली हैं, स्ट्रेचर्स हैं, उसको कैसे उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है। कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? रेस्क्यू स्किल्स में आ रही हैं। फिर कॉन्टीजेंसी प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स, इसमें आता है कि डेवलप कॉन्टीजेंसी कहते हैं कि वो प्लानिंग जो पिछली चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, तो वो प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। अल्टरनेटिव एक्सेस एंड इग्रेस, ठीक है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट एक्सेस एंड इग्रेस पॉइंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में आपने अल्टरनेटिव कुछ एक्सेस ढूंढने हैं, वेदर कंटीजेंसी, मतलब वेदर जो पिछली चीज़ जो उसके साथ जुड़ी थी, तो अब उसकी अल्टरनेटिव कोई चीज़, इस तरह हैवी प्लान्स इन प्लेन ऑफ इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन, इसको इक्विपमेंट फेलियर में आपने क्या करना है, डेवलपिंग प्रोसीजर फॉर इक्विपमेंट मल फंक्शन और फेलियर, कि अगर इक्विपमेंट फेल होता है तो उस दौरान आपकी क्या प्लानिंग होगी कि उसकी जगह कोई और, ठीक है, इक्विपमेंट लाया जा सके, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसीज भी इसी तरह ही है कि आपके पास अगर कोई फर्स्ट एड बॉक्स एक ही है तो दूसरा, तीसरे, चौथे का कैसे इंतज़ाम किया जाए। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है तो कैसे इस्टेब्लिश करना है उस कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इस यूनिट में हमने थॉरली इस चीज़ को पढ़ा कि इमरजेंसी अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है उसके रिस्पॉन्सेज में, ठीक है। तोसीब और रिजवान सुन रहे हैं? मैं ज़रा एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। चलो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर वर्क एट हाइट। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है मिनिमम, मगर उस ट्रेनिंग की बेस पर आपको एक प्रैक्टिकल काम दिया जाता है
और वो प्रैक्टिकल काम जो होता है वो आपने खुद ही समझना होता है और खुद ही उसको करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो इसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक हो गया जी। आम अल्फाज में हम इंटर्नशिप कहते हैं ना, इंटर्नशिप इस तरह की चीज़। फॉर वर्क एट हाइट आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी वर्क एट हाइट के ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू। यूनिट नंबर 7 उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल लाइफ सिनेरियोज। हम जो अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई करना है आपने रियल लाइफ सिनेरियो में। आपको जो चीज़ पढ़ा दी गई है, ठीक है, आपने वो चीज़ें समझ ली है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आपके सामने में एक रियल लाइफ एक सिनेरियो, फेक सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट करके दे देते हैं। तो उस सिनेरियो में आप जो कुछ परफॉर्म करेंगे वो वही कुछ परफॉर्म करेंगे जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में सबसे पहले एक चीज़ आ रही है सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट्स। यहाँ पर एक लफ्ज आ रहा है सिमुलेटेड का, सिमुलेशन का, एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है। इस सिमुलेटेड वर्क का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर इस तरह की सिमुलेटेड गेम्स देखी होंगी। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि फेक। क्या मतलब होता है? फेक। अब आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह अभी, ठीक है, सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो कि रियल में है नहीं मगर रियल लगती है, ठीक, उसको सिमुलेशन कहते हैं। जिस तरह कि अभी मैंने आपके सामने एक तस्वीर शेयर की थी ना, ये अब ये बंदा, आपको अगर गाड़ी चलाने का बहुत शौक है तो आजकल इस तरह की गेमिंग जोन्स आए हुए हैं कि उनके सामने बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिसमें रोड नज़र आ रहा होता है और आप बैठे कोई उस कमरे में बैठे हुए होते हैं किसी कुर्सी के ऊपर और आपके सामने गाड़ी का पूरा जो है ना एक डैशबोर्ड रखा हुआ होता है और आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं वाकई ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस तरह की फेक इन्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, इस तरह की फेक इन्वायरमेंट्स जिससे आपको वो चीज़ समझाई जा सकती है, गाड़ी को कैसे टर्न करना है, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, अक्सर लोग आजकल इस तरह की सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में जाकर गाड़ियाँ सीखते हैं या जहाज़ या पैराशूटिंग सीखते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के अंदर आपको एक फेक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा और उसके अंदर आपको जो है ना आपसे कहेंगे कि ये देखो एक वर्क एट हाइट हमने क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर वो चीज़ समझाई जाएगी। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, आपके सामने एक थ्योरेटिकल एक सिनेरियो दे देंगे कि इस तरह का सिनेरियो है तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो वो आपको सोचने के लिए कुछ टाइम देंगे और फिर वो आपको कहेंगे कि आप डिसीजन लें। आपके सामने कोई केस स्टडी रखी जाएगी कि ये केस स्टडी है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं उसके बारे में आप खुद लिखें। ठीक है, तो उसको केस स्टडी कहते हैं। आगे जाए तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इक्विपमेंट, मतलब आपको फिर जदीद आलात दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, इक्विपमेंट दी जाएगी और आपको उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल तो पहले से आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा मगर आप प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल भी देखेंगे। आप उस सिनेरियो के अंदर उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके सिलेक्शन उसकी देखेंगे सर, इक्विपमेंट सिलेक्शन, यूजेज, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जब इस्तेमाल करनी होगी आप इक्विपमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर लिखा है ना इक्विपमेंट फेमिलियराइजेशन। ठीक है, तो इक्विपमेंट का फेमिलियराइजेशन जो है, आप फेमिलियर होना चाहते हैं उस इक्विपमेंट से, तो आपको पता चले कि यार मैं इससे फेमिलियर हूँ और मुझे इन चीज़ों का पता चले कि कौन सा बटन प्रेस करने से क्या होता है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इक्विपमेंट्स में सबसे पहली चीज़ यही इक्विपमेंट फेमिलियराइजेशन है। फिर दूसरी आती है इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है, आपको इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स पे पता चल जाता है कि कैसे जो है ना चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, सीखना है और रिजॉल्व करनी है चीज़ें। फिर सेफ ऑपरेशंस आती है, वही डिमॉन्स्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। ठीक है, ठीक हो गया। और फिर मेंटेनेंस अवेयरनेस, क्या आपने मेंटेनेंस अवेयरनेस देनी है इक्विपमेंट के हवाले से। तो ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज विद इक्विपमेंट के अंदर ये सर ये माइक तो ठीक। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इक्विपमेंट्स के अंदर पहली चीज़ हमने देखी इक्विपमेंट फेमिलराइजेशन, इंस्पेक्टर प्रोसीजर, सेफ ऑपरेशन और ये मेंटेनेंस अवेयरनेस। आगे जाए तो डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें क्या करना है कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में वही चीज़ें कि आपने हैजर्ड को रिकॉग्नाइज करना है, रिस्क की असेसमेंट करनी है, कंट्रोल मेजर्स के ऊपर काम करना है जो पीछे भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
इमरजेंसी रिस्पॉन्स के ऊपर काम करना है और डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है जी। ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स देनी है, ट्रेनिंग देनी है, सेशंस कंट्रोल करने हैं ताकि उस वर्क एट हाइट के ऊपर जाकर उनको चीज़ें समझ आए। और इमरजेंसी में क्या करना है, तो वो जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आपने दी होंगी उसकी बेस पर वो काम करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। पहले ऐसे होता है कि आप कुछ ट्रेनिंग फेज में होते हैं, ट्रेनिंग से फिर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं अंडर सुपरविजन इन रियल वर्ल्ड वर्क सेटिंग्स के अंदर। ठीक हो गया जी। सिमुलेटर, अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि पीछे सिमुलेटर्स जो है ना फेक इन्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती हैं ताकि आपको टू रेप्लिकेट रियल लाइफ चैलेंजेस। ठीक है। मेंटोरशिप्स, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, आपको किसी एक्सपीरियंस्ड वर्कर के मातहत रखा जाता है कुछ अरसे के लिए ताकि उसकी गाइडेंस और कोचिंग में आप चीज़ें मजीद सीखें। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये हमारा जो ICT UK लिमिटेड, यंग ट्री एवेन्यू, डेगहम, लंदन ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम, ये जो हमारा कोर्स था यहाँ का, इनके तवसत से जो हमने 7 यूनिट्स पर मुश्तमिल, 7वां यूनिट प्रैक्टिकल, 6ठा यूनिट हमारा था इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, फिर 5वां यूनिट था हमारा सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, 4th यूनिट था हमारा पीछे जाएं तो सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, 3rd यूनिट था हमारा रिस्क असेसमेंट एंड हैजर्ड कंट्रोल। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा यूनिट था लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था, यूनिट था, वो था अंडरस्टैंडिंग द वर्क एट हाइट। ठीक है जी। इन तमाम यूनिट से आप लोग फेमिलियर हो गए, और इन तमाम यूनिट्स को आपने कैसे अब रिवाइज करना है, कल तक इंशाल्लाह जब जैसे ये रिकॉर्डिंग्स आएंगी सामने यूट्यूब पर, दोनों तमाम क्लासेस जितनी भी हमने बनाई है, 2 ही क्लासेस हैं। पहली 2 क्लासेस में हमने 4 यूनिट्स को कवर किया है, आज की क्लास में हमने 5th 6th 7th यूनिट को कवर किया है। तो आपने उन वीडियो को दोबारा सुन भी लेना है, और उसमें ये होगा कि आप दोबारा लेक्चर भी सुन लेंगे, रिविजन हो जाएगी और नोट्स भी देख लेंगे, तो दोनों जो है ना काम एक ही साथ हो जाएंगे। तो साथ साथ आपने शॉर्ट जो है ना अपने नोट्स बना लेना। पेपर में सारी चीज़ें जो है ना ग्रुप में बता दूंगा वॉइस मैसेज में कि पेपर किस दिन है, कितने घंटे का है, कैसे है, कब होगा, और पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, वो मैं सारी चीज़ें आपको कल तक इंशाल्लाह वॉइस में समझा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कि पेपर कैसे देना है और क्या तरतीब है। तो फिर ये इंशाल्लाह आप हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, आप अगर वो यूट्यूब पर लिखे ताज इंस्टीट्यूट ऑफ, बल्कि पहले खोला भी था मैंने, आप अगर यूट्यूब पर लिखे ऐसे कि ताज इंस्टीट्यूट ऑफ HSC, ये ठीक है, ये वाला चैनल है हमारा ताज इंस्टीट्यूट ऑफ HSE। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी ठीक है मौजूद है प्लेलिस्ट में। वैसे ही प्लेलिस्ट में हमारी अगर आप लोगों ने लेवल 3 अवार्ड इन फायर सेफ्टी, ये सर अजीज़ जो हमारे दूसरे सर हैं उन्होंने पढ़ाई है, ये भी पढ़ी हैं, ये भी आप सुन सकते हैं अभी फ़िलहाल के तौर पर। और जो मैंने अभी बैच 2 में पढ़ाई है, जो मेरी हैं पढ़ाई हुई, वो भी इंशाल्लाह कल तक यहाँ पर प्लेलिस्ट वो भी आपको शो हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप अभी अभी तब तक आप यहाँ से इस तरह पढ़ लें, तो इसके जो जितने भी यूनिट्स हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कल तक कि पेपर कैसे देना है, क्या तरतीब है उसकी। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास थी। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे ग्रुप में मिलते रहेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे तो मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह सर जी, जो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें और भी कई सारे कोर्सेज हैं, तो क्या उन्हें हम कर सकते हैं या फिर एक स्टूडेंट के लिए एक ही कोर्स अवेलेबल है? अभी हर कोर्स, हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर हर स्टूडेंट के लिए एक, ये भी करंट एक ही कोर्स होता है। दोबारा आप अप्लाई करें तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दूसरे कोर्स के लिए। ओके ओके सर, ठीक है।
ठीक है इंशाल्लाह, फिर मुझे इजाज़त है। ठीक है मोहम्मद तौसीफ, रिजवान, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आज की 2 ये क्लासेस हमने ली। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह खैरियत से जो है ना अपने अपने मुल्क वतन जाएँ वापस। ठीक है, तो जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बाकी शुक्रिया सर, आपको आपकी वीडियो ट्रेनिंग दी, आपको अल्लाह इसका सपोर्ट कर दे, आमीन आमीन आप इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी आप लोगों के भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बाकी व्हाट्सएप पे जो है इंशाल्लाह आपसे इन टच रहेंगे हम। ठीक है, एनी टाइम कोई भी मसला हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यही मेरा नंबर है, ग्रुप में आप सेव कर लीजिएगा। चलो एक दूसरे के स्टेटस तो देखते रहेंगे ना। जी ठीक है, उनका पूरा जी जी बिल्कुल चले दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी तो फिर जिंदगी किसी मोड़ कोने में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अपने जहाँ कहीं भी हो अल्लाह आप लोगों का बात रखे। अल्लाह हाफिज़।